नमस्कार बच्चों, आइए स्वागत करते हैं आप सबको, तहे दिल से अभिनंदन करते हैं और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बिना देरी के इस पाठ को हम धातु और अधातु को समाप्त करेंगे। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब और बहुत शानदार ये है प्रश्न। इससे पूछा ही पूछा जाता है। आप अगर बोर्ड की तैयारी करते हैं तो ये पाठ तो बहुत ही अव्वल है। इसके अतिरिक्त भी अगर आप में से कोई, आपके बड़े भाई, छोटे भाई या फिर कोई भी व्यक्ति आपकी तैयारी कर रहा होगा अन्य किसी प्रतियोगिता परीक्षाओं का, तो ये सेशन उनके लिए बहुत ही सर्वोत्तम और उत्तम होने वाला है। तो धातु एवं अधातु के बारे में यहाँ पाठ है। धातु हम लोग मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, पहला चीज है धातु और यहाँ है अधातु। ठीक है ना। धातु जो होते हैं, धातु जो होता है दोस्तों, धातु की अगर संख्या पूछा जाए तो 90 से 92 होता है। ठीक है ना। अधातु की बात पूछा जाए तो ये 22 होते हैं। और इसमें एक ऐसा अधातु है जो द्रव के रूप में रहता है, द्रव के रूप में रहता है, जिसका नाम है पारा। पारा को कहीं कहीं पे मरकरी भी बोला जाता है। और इसका परमाणु क्रमांक आपसे पूछ लिया जाए पारा का, तो इसका होता है 80 नंबर का है ये। इसका परमाणु क्रमांक 80 है। अधातु में पूछा जाएगा कौन सा ऐसा अधातु जो द्रव के रूप में रहता है दोस्तों, तो द्रव के रूप में रहने वाला अधातु है, द्रव के रूप में अधातु जो रहता है ये है ब्रोमीन है। आपको इसमें बताना है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। 35, 36, 40, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। याद रखिएगा, ये द्रव ठोस के रूप में रहते हैं, द्रव के रूप में रहते हैं और गैस के रूप में होते हैं। याद रखिएगा, द्रव के रूप में एक ही यही रहता है, यानी एक वो यही रहता है। 22 में से एक वो यह रहता है। ग से 11, ग से गैस याद रखिएगा, ग मिला देना इसमें। ग से 11, ग से गैस याद रखना है। ठीक है ना। तो इसमें अगर पूछा जाए कितने अधातु हैं जो गैस के रूप में होते हैं, तो 11। 11 और एक हो गया 12। कितने ठोस है दोस्तों, तो 10 है। 10 ठोस के रूप में होते हैं। ऑलरेडी आप लोग समझ चुके होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भौतिक गुणधर्म, ये किस किस का भौतिक गुणधर्म हमसे पूछा हुआ है, तो धातु और अधातु का। तो धातु का भौतिक गुणधर्म अगर देखा जाए, धातु का अगर भौतिक गुणधर्म अगर हम देखें तो इसमें आपको पता चलेगा। धातु का अगर गुणधर्म देखते हैं तो ये क्या होते हैं दोस्तों, ये ठोस के रूप में होते हैं। ठोस, सॉरी, भौतिक गुणधर्म इसमें चमक पाया जाता है। ठीक है ना, यानी चमकीले होते हैं। ये क्या होता है दोस्त, इससे आवाज आता है, आवाज। तो दोस्तों, आवाज जब आता है तो इसी आवाज के कारण इसे बोला जाता है, इसी आवाज के कारण इसे बोला जाता है सोनोरस। सोनोरस बोला जाता है। ठीक है ना। इसमें और भी चीज पाए जाते हैं दोस्तों। इसके तार बना सकते हैं, तार बनाने की प्रवृत्ति इसे बोला जाता है तन्यता। इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है, यानी धातु के तार बनाए जा सकते हैं, है ना। चमक होता है, आवाज होते हैं। इससे पीट करके चादर बना सकते हैं, चादर। इस चादर के गुण को बोला जाता है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता, वर्धनीयता। तो ये आपसे पूछा जाए धातु का भौतिक गुणधर्म क्या है, भौतिक गुणधर्म क्या है, तो आपको ये नंबर आपको बहुत ही कारगर होगा। भौतिक गुणधर्म क्या है, तो मैंने 4 पॉइंट लिखे इसमें। पांचवा पॉइंट आपसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। धातु जो होता है विद्युत का चालक होता है, इससे चालकता का गुण पाया जाता है, इसमें चालक के गुण पाए जाते हैं, चालक होता है। इसके विपरीत अगर देखा जाए अधातु के बारे में, मेरे भाई, अधातु के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, अधातु के बारे में, अधातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में अगर आपसे पूछे तो आप ये बता सकते हैं, इसमें जिस तरह से इसमें चमक होता है, इसमें चमक नहीं होते, चमकीला नहीं होता है, चमक नहीं होते। लेकिन अपवाद में दोस्तों आयोडीन है। आयोडीन जो है इसमें चमक होता है, आयोडीन।
ये अपवाद है, आयोडीन का अपवाद है, ठीक है ना, ये अपवाद को हम घेर दिए, ये वाला आयोडीन जो है अपवादित है। दूसरा हमने लिखा है इसमें आवाज होते हैं, इसमें आवाज नहीं होते, आवाज नहीं होते, ठीक है ना। तीसरा हमने लिखा है तार, इसके तार नहीं बना सकते, तार नहीं बना सकते। चौथा चादर, चादर भी नहीं बन सकता है। पांचवा दे रखा है चालक, चालक नहीं होते, चालक नहीं होते। अपवाद में याद रखिएगा दोस्तों, अपवाद इसका है ग्रेफाइट, जो कि विद्युत का चालक होता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है विद्युत को चालन करता है, ग्रेफाइट जो है विद्युत का चालन करता है। इस प्रकार से हम धातु का भौतिक और अधातु का भौतिक गुणधर्म पढ़ लिए। आगे की तरफ हम देखते हैं जो पूछा हुआ है, उसी चीज को यहाँ धात्विक चमक बोला है, चमक पाया जाता है। तो यहाँ पर आघात वर्धनीयता यानी चादर बना सकते हैं, यहाँ देखिए चादर बनाया जाता है जिसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। उसके बाद ये तार बनाया जा सकता है, खींचने पर तार बन जाता है, इसीलिए इसे तन्यता कहा गया है। याद रखिएगा 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। अगला यहाँ पे दिया है एक, हाँ, दो ऐसे धातु हैं जिससे बिजली नहीं जाते, नोट कर लीजिएगा मेरे भाई। दो ऐसे धातु हैं जिससे बिजली नहीं जाते, ये है लेड और मरकरी। लेड और मरकरी उष्मा का कुचालक है, बाकी सब उष्मा जाता है, सॉरी उष्मा नहीं, उष्मा विद्युत का है ना, विद्युत का वही बात विद्युत बोला है। लेड तथा मरकरी उष्मा का कुचालक है, यानी कि कहने का मतलब है। और सबसे अच्छा दोस्तों, सबसे अच्छा बताएगा तो सिल्वर है, सिल्वर का जिसे आप लोग चांदी कहते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछ लिया गया है कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है, सर्वोत्तम चालक कौन है। कॉपी में जरूर से जरूर नोट करिएगा, क्योंकि बिजली सबसे बेस्ट तरह से भेजने का काम करता है, ये सबसे अच्छा चालक है चांदी, ठीक है ना। ये वाला से इनसे बिजली नहीं जाता है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए समझिए रामबाण है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, हाँ पीवीसी, कई बार पूछ लिया पीवीसी क्या है। पीवीसी दोस्तों जो तार होते हैं ना, तार, उस तार पे जो कवर लगा होता है, बीच में वो तार होते हैं ना, जो आप बिजली जोड़ते हैं या एथी करते हैं, तो उसके ऊपर जो तार होता है, प्लास्टिक का जो परत होता है, तार बोल रहे हैं, उस प्लास्टिक के परत को पीवीसी बोलते हैं। उसका पूरा नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड, उसको बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी रहते हैं। क्योंकि जब प्लास्टिक के तार को जब पकड़िएगा, ये वाला तार है, जो ये तार है, इसको पकड़िएगा तो करंट नहीं मारता है, इसी को पीवीसी बोलते हैं, ठीक। सोनरस का मतलब मैंने बोला था आवाज निकलते हैं, यानी आवाज उत्पन्न होता है मेरे दोस्त, इसीलिए इसे सोनोरस या ध्वनिक या आवाज कहा जाता है। अधातु के बारे में मैंने आपको बताया, अधातु में ब्रोमीन ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, मैंने पहले ही आपको मेंशन कर दिया है। अधातुओं में एक ऐसा एक ब्रोमीन है जो कि द्रव के रूप में पाया जाता है, या ब्रोमीन, ब्रोमीन को मैंने पूछा आपको जस्ट, ब्रोमीन कितने नंबर पे आता है दोस्तों। ब्रोमीन आता है, याद रखिएगा, आपको मैंने यहाँ बताया था कि ऑप्शन दिए थे 35 दिए थे, 36 दिए थे। चलिए एक ऑप्शन और मैंने खा गया, 35 और 36 में कौन सा आंसर सही हो आप बताइएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम लास्ट में आंसर कर देंगे अगर ब्रोमीन आया तो, ठीक है। यहाँ पे, हाँ, ये यहाँ पे प्रेक्षणों के बारे में दिखाया गया है, किस तरह से क्या किया गया है। यहाँ पे मरकरी को देखिए, यहाँ मरकरी के बारे में थोड़ा बहुत ध्यान केंद्रित करना है, और सीजियम के बारे में जानना है, और गैलियम का, यहाँ मरकरी को बोलता है, मरकरी को छोड़कर सारी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है, ठीक ना। यहाँ देखिएगा, आपने देखा कि धातुओं का गलनांक अधिक होता है, लेकिन सीजियम और गैलियम का गलनांक बहुत कम है। अगर गलनांक के दृष्टिकोण में, गलने के मामला में अगर पूछा जाए मेरे दोस्त, सीजियम का और गैलियम सबसे कम गलनांक होता है इसका, गलनांक माने जल्दी ही गल जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। आयोडीन अधातु मैंने अभी बताया था, आयोडीन अधातु फिर भी इसमें क्या है, चमक पाया जाता है। कार्बन ऐसा अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहता है, कार्बन के अपरूप होते हैं जिसका नाम है हीरा,
और एक नाम है ग्रेफाइट, जो कि ग्रेफाइट जो दोस्तों जो ग्रेफाइट है विद्युत का क्या करता है, चालन करता है, मैंने ये बताया था। जो मैंने बोला सीजियम गैलियम बहुत कम, पर ये भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा बहुत, लेकिन ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये, और ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस पार्ट के अंदर में। एक बात ये भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों, क्षारीय धातु याद रखिए, क्षारीय धातु जो होते हैं दोस्तों आवर्त सारणी के वर्ग एक, क्षारीय धातु जो है दोस्तों आवर्त सारणी के वर्ग एक में आते हैं, आवर्त सारणी के वर्ग एक में आते हैं, जिसमें हाइड्रोजन होता है, लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, ठीक ना। ये क्षारीय धातु है, ठीक ना। क्षारीय धातु जिसे इसे लिथियम को, सोडियम को और पोटेशियम को आप चाकू से काट सकते हैं, चाकू से। तो वही बात यहाँ लिखे, क्षारीय धातु लिथियम सोडियम पोटेशियम इतना मुलायम होता है कि इनको आसानी से काटा जा सकता है चाकू से, ठीक ना। इसका घनत्व और गलनांक भी कम होता है, याद रखिएगा, इसका घनत्व और गलनांक भी कम होता है। यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों, यहाँ एक बात याद रखिएगा। अब रासायनिक गुणधर्म बता रहा है, क्या रासायनिक गुणधर्म में जाएगा दोस्तों। अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं, अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं अम्लीय होते हैं, ये अम्लीय होते हैं, याद रखिएगा। आगे पढ़ना है, क्षारीय ऑक्साइड जो दो के क्षार होता है, और धातु के ऑक्साइड याद रखिएगा, अधातु अधातु ऑक्साइड ऑक्साइड ये होता है दोस्तों अम्लीय। कॉपी में नोट करें क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया, ये भी पूछा हुआ है। जितने भी धातु के दोस्तों ऑक्साइड होते हैं, धातु के जो भी ऑक्साइड होते हैं ये होते हैं क्षारीय, क्षारीय होते हैं, क्षार के रूप में पाए जाते हैं, क्षारीय होते हैं। ओके, यहाँ प्रश्न पूछ लिया गया है, ऐसे धातु का उदाहरण दीजिए। कमरे के ताप पे द्रव मैंने बता दिया, उष्मा का सबसे अच्छा चालक ये भी बता दिया, चाकू से आसानी से काटा जाए ये भी बता दिया, उष्मा का कुचालक धातु, उष्मा का कुचालक होता है क्या क्या, आघात वर्धनेता तन्यता। अर्थ बताइए, आघात का मतलब वर्धिता चादर बनाना है, तन्य का मतलब तार बनाना है। कमरे के ताप पर द्रव के रूप में रहने वाला है धातु, अधातु कुछ नहीं पूछा है, इसलिए हम बता सकते हैं ब्रोमीन है दोस्तों, और पारा है, ये बता सकते हैं। उष्मा का सबसे अच्छा चालक दोस्तों यहाँ पर बताए तो चांदी को हम बता देंगे। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है दोस्तों लिथियम को, सोडियम को और पोटेशियम काट सकते हैं, ठीक है ना। उष्मा का कुचालक क्या क्या दोस्तों है, अगर धातु में पूछा जाए तो शीशा बता सकते हैं और पारा बता सकते हैं, कुचालक होते हैं, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर आपको धातुओं के रासायनिक गुणधर्म समझना है, धातु के रासायनिक गुणधर्म यानी रासायनिक गुण में पूछना है। तो कभी भी रासायनिक गुणधर्म आपसे पूछा जाएगा तो किसी न किसी चीज में मिलाएगा, ठीक ना, एक दूसरे से मिलाएगा। देखने में देखो, भौतिक का मतलब यह होता है मुझे जो देख रहे हैं ये भौतिक अवस्था है। मैंने शर्ट सॉरी मैंने चीटर पहन रखा है, मैंने शर्ट पहने है, इधर अंदर और भी कुछ पहने है, ये भौतिक हुए, चप्पल जूता पहने ये भौतिक हुए। लेकिन मेरे अंदर क्या ख्याल चल रहा है ये रासायनिक गुण हुआ। जैसे आपका व्यवहार क्या है, पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ये रासायनिक गुण कर, किसी का व्यक्ति का चरित्र चित्रण उसका रासायनिक गुण बताता है। ऐसे देखने में खूब सुंदर है लड़का, भौतिक गुण है। बड़ा बदमाश है, उसका रासायनिक गुण है, ठीक है ना। चलिए, यहाँ बोला है धातु, धातु जो है हवा में दहन करने पर क्या होता है दोस्तों, तो धातु को जब जलाइएगा तो धातु का ऑक्साइड बनाएगा, यहाँ लिखा होगा धातु का ऑक्साइड बनाएगा। चलिए यहाँ जला के दिखा दीजिए, धातु का ऑक्साइड बना रहा है। और धातु के ऑक्साइड हमेशा ही क्षारीय होते हैं, यहाँ लिखेगा कहीं ना कहीं आपको, धातु प्लस ऑक्सीजन धातु का ऑक्साइड, यहाँ धातु प्लस ऑक्सीजन धातु का ऑक्साइड बना रहा है। और यही चीज यहाँ पे आगे लिख देगा क्षारीय प्रकृति का होता है। मैं उसको अब आपको कॉपी में जरूर नोट करना होगा इसे, इस पॉइंट को अपने कॉपी में नोट करिएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ही कट कर लेना है। धातु का जो ऑक्साइड होते हैं क्षारीय होते हैं। जैसे एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्षारीय होगा, जिंक का ऑक्साइड मेरे दोस्त क्षारीय होगा। और यही नहीं, कुछ कुछ ऐसे भी धातु के ऑक्साइड होते हैं जो अम्लीय भी काम करते हैं और क्षारीय के भी गुण में काम करते हैं, तो उसे बोलते हैं उभय धर्मी, उभय धर्मी कहलाता है। यहाँ देखिए
ऐसे धातु के ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं, इसे उभयधर्मी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात, यहां से यहां तक कटिंग कर लीजिए। उभयधर्मी बहुत बार पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछ रखा है कि उभयधर्मी निम्न में से कौन है। तो कौन कर है दोस्तों? Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड है दोस्तों, ठीक है ना। जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, ठीक। और आप में से कोई और भी बता सकते हैं कौन कौन है ऑक्साइड? ये एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड है दोस्तों, पीबीओ। ये तीनों उभयधर्मी के जैसा ही व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो मैंने इन चीजों को आपको बता दिया, उभयधर्मी क्या है दोस्तों। हाँ, एक यहाँ पे एल्युमिनियम का ऑक्साइड, एक आपने पढ़े होंगे या फिर पूछा था, एनोडीकरण। एनोडीकरण की याद रखिएगा, एल्युमिनियम के परत पर ऑक्साइड का चढ़ाना एनोडीकरण कहलाता है। तो यहाँ एल्युमिनियम नहीं दे रखा है, चलिए आगे शायद मिलेगा एनोडीकरण, हम सोचे कि इसमें है। हाँ, यहाँ देखिए यही आ गया, सॉरी दोस्तों, मैंने आपको पहले बता रहा था, ऑक्साइड मैंने देखा इसलिए बताया। एनोडीकरण क्या है दोस्तों? एनोडीकरण क्या है? एल्युमिनियम पर बताया जाता है मोटा ऑक्साइड चढ़ा दीजिए, बस एनोडीकरण कहलाता है। इस एनोडीकरण क्या है? एल्युमिनियम धातु है, इस पर अगर कोई मोटा परत किसी चीज के ऑक्साइड का मोटा परत चढ़ाएंगे तो वो काफी दिन तक चले, इसी को बोला जाता है एनोडीकरण। तो वही बात यहाँ पे बोला है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड के परत बनाने की प्रक्रिया है, बस इसी को एनोडीकरण कहता है। वायु के संपर्क में आने पर, हवा के जब संपर्क में आता है तो एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्युमिनियम के ऑक्साइड के परत इसे संक्षारण से बचाता है, यानी कि जंग लगने से बचाता है, इसी को बोलते हैं एनोडीकरण बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्रियाशीलता अभिक्रियाशीलता के बारे में दर्शाया गया है। तो धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करता है, धातु जब, ये रासायनिक अभिक्रिया है, जल किससे कराएगा? ऑक्सीजन से कराएगा, और लवण से करा सकता है, सॉरी अम्ल से करा सकता है दोस्तों। तो ये सारे रासायनिक गुण है ना। धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा दोस्तों, तो धातु का ही ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है ना, और हाइड्रोजन गैस को बाहर करेगा। ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, देख लीजिए, यहाँ हाइड्रोजन को बाहर किया है। धातु जब, धातु जब याद रखिएगा, यहीं को आप इसी समीकरण को याद रखिए, कोई बड़ा पढ़ना है। धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो धातु का ऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन को बाहर करेगा, काम खत्म हो गया। इतना याद रखिए। रिएक्शन अपने याद रखिए, यहाँ रिएक्शन दे रखा है, यहाँ पे रिएक्शन लिख रखा है, ठीक है ना। तो आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक। क्या होता है जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करेगा, देखिए दोस्तों, जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, धातु है और ये अम्ल है, लवण बनाएगा और हाइड्रोजन को बाहर करेगा, ये याद रखना है। धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा और हाइड्रोजन को बाहर करेगा, रिलीज करेगा। तो यहाँ पे इसका एक रिएक्शन दे रखा है, आराम से अपना उतार सकते हैं, कॉपी में नोट कर सकते हैं, चाहे अपना से हम लिख देते हैं। यहाँ पे हम लिख देना चाहते हैं रिएक्शन, देखिए हम करते हैं, जैसे सोडियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड इज इक्वल टू NaCl, ये क्या हुआ? लवण हुआ, और जल को बाहर, सॉरी हाइड्रोजन को बाहर करेगा। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस है, इसको बैलेंस में हम ला लेते हैं। इसे बैलेंस में लेने के लिए दोस्तों, यहाँ 2 से 2 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तब क्लोरीन 2 होगा, यहाँ सोडियम को भी 2 से गुना करना पड़ेगा। ये मेरे लिए बेहतर है और बहुत अच्छा है, ठीक है ना, यही बात बोला है। आप अपना उतार सकते हैं, उतारते चलिएगा, फायदा में रहिएगा, नहीं तो आप समझिए। यहाँ देखिए, हमें नाइट्रिक अम्ल का, ये नाइट्रिक अम्ल का आपको परिभाषा भी पूछ सकता है, नाइट्रिक अम्ल, ये नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है HNO3 है दोस्तों। नाइट्रिक अम्ल, यहाँ नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, कॉपर अधिक बुलबुले बनाते हैं, ना कि ताप पर परिवर्तन। ये ऊष्माक्षेपी के बारे में बता रहा है। ऊष्माक्षेपी कौन से, ऊष्माक्षेपी क्या है? यानी कि कहने का मतलब है ऊर्जा निकालना,
ऊष्मा उत्पन्न करना ही ऊष्माक्षेपी कहलाता है। जब कोई पदार्थ ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है, ऊष्मा निकाल रहा है, तो इसी चीज को ऊष्माक्षेपी बोला जाता है, ठीक है ना। ऊष्माक्षेपी किसे बोलते हैं, यानी कि ऊष्मा उत्पन्न रिलीज करे, गर्मी को निकाले, इसे बोला जाता है ऊष्माक्षेपी। एक्वा ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। एक्वा ऊर्जा कहा किस, रॉयल जल इसे बोलते हैं, रॉयल जल, ठीक है ना। रॉयल जल में अनुपात रेशियो बहुतों बार पूछा है, 3:1 का रेशियो होता है, यानी HCl कितना होगा और HNO3 कितना होगा, यही पूछता है। तो HCl 3 होता है और HNO3 1 होता है, यही याद रखिएगा। कभी कभी इसी ग्राफ को अलग पूछ देगा, जैसे HNO3 और HCl का अनुपात क्या होगा दोस्तों, तो इसमें आपको 3 यहाँ लिख देना है, 1 यहाँ लिख देना है। तो इसे भी आपको याद रखना है। इसका काम क्या है दोस्तों, तो गलाने का काम आता है। यह क्या चीज का, तो सोना चांदी प्लेटिनम को गलाने, यहाँ देखिए गोल्ड को गलाने में काम आता है, यहाँ लिखा है गोल्ड को, प्लेटिनम को गलाने का काम आता है, इसीलिए इसे एक्वा रोजिया बोला जाता है, ठीक है ना, या फिर रॉयल जल बोला जाता है, रॉयल जल। रेशियो याद रखिएगा, HCl याद करने का तरीका, यहाँ 3 है तो 3 हमें इसे देना है, इसके पास कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 इधर दे देना है, ठीक है। अभिक्रियाशीलता के आधार पर यहाँ बोला है और पूर्व दिखाया है और वही क्रम, चलिए आगे इतना। सक्रियता की श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट है, सक्रियते कौन किससे ज्यादा सक्रिय है, यहाँ याद रखना है। इसको याद करने के लिए आपके पास थोड़े से ट्रिक्स होने चाहिए याद करने के लिए। हम तो याद किए थे इस तरह से, सबका एक एक अक्षर, जैसे पोस के, ठीक ना, एक बार में पोस के, मैं जी लो, एक गड़बड़ हो गया, मैं जी लो, मुझे जीने दो, मैं जी लो, पोस के मैं जी लो, यहाँ देखिए पोस के मैं जी लो, ले हा, ले माने लेड, ले हा, एक बार में इसको याद रखना है। ताप ताप चासो, सो, इसे याद करना है, ताप चासो। मेरे साथ एक बार ले, पोस के मैं जी लो, लेहा ताप चासो। आपसे पूछा जाएगा कि पोटेशियम और सोडियम में सबसे अधिक क्रियाशील, क्रियाशील मतलब कि जल्दी से ना क्रिया कर ले, तो सबसे ऊपर ज्यादा क्रियाशील होता है, सबसे नीचे कम क्रियाशील होता है। अगर आपसे पूछे सबसे कम क्रियाशील, तो सोना को बताएंगे, उससे कम सिल्वर को बताएंगे, ठीक है ना। कम से सबसे कम क्रियाशील है, सबसे ज्यादा क्रियाशील पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो इस ट्रिक्स को याद रखेगा तो आसानी से बन सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है सबसे अधिक क्रियाशील, यहाँ पे सबसे कम क्रियाशील लिख दिया हुआ है। यहाँ पे बोला है सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है। सोडियम केरोसिन में इसलिए डुबा के रखा जाता है ना, कि सोडियम जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो जलने लगता है, यही कारण है, ठीक है ना। धातु एवं अधातु कैसे अभिक्रिया करती है, धातु और अधातु के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं, धातु धातुएं एवं अधातु कैसे अभिक्रिया अभिक्रिया करती है, सॉरी हमने पढ़ने में थोड़ा सा इधर उधर दी। धातुएं और अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती है, तो अभिक्रिया करती है क्या जी, धातु और अधातु किस प्रकार अभिक्रिया करती है, तो इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करती है, ठीक ना। यहाँ पे अपने संयोजकता को पूरा करता है, कोष को पूरा करने के लिए करता है लोग, इसीलिए ऐसा करता है लोग। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें है, के में कितना है, एल में कितना है, एन में कितना है। यहाँ पे के एल एम एन और ये 72 कक्षा में दिखाया गया है। जैसे परमाणु क्रमांक ये 2 है, ये 10 18 इस सब का परमाणु क्रमांक दिया है, किस सेल में कितना जा रहा है इसको बताया है। के एल एम एन, इसमें देखिए के में कितना, एल में कितना, एन में कितना, इस प्रकार से दिखाया हुआ है। आया यहाँ पे इसी चीज को
इलेक्ट्रॉनों का साझा करने के लिए बताया किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का अपना साझा करेगा, ये सारा चीज वही बताया है इलेक्ट्रॉनों को साझा करने के लिए, ठीक ना। कैसे इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा या फिर देगा, तो एक बार हम इसे आपको थोड़ा बता देते हैं कैसे इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करता है। देखिए, अपने अष्टक को पूरा करने के लिए दोस्तों, अपने अष्टक को यानी 8 एलिमेंट को पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन देगा या तो लेगा। जब देगा दोस्तों तो प्लस लेगा चिन्ह, जब कोई किसी व्यक्ति को कोई चीज धन देता है तो पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। आपको समझ में आ रही है ना, बताइएगा। देखा जाए, हमने यही आपको बोला कि अष्टक पूरा करने के लिए, जैसे सोडियम, सोडियम क्या करेगा दोस्तों, यहाँ देखिए एक, ये अपना अष्टक पूरा कर लिया, ये भी पूरा कर लिया, 2 8 का सिलसिला ये पूरा कर लिया है, एक ज्यादा है और अष्टक पुराने के लिए 8 को पुराने के लिए 7 को लेना मुनासिब नहीं समझेगा, मुनासिब नहीं समझेगा। जैसे 7 रुपए कर्जा लेना ठीक है कि 1 रुपया दे देना ठीक है दोस्तों, तो ये पर एलिमेंट के बारे में बताया जाता है। 1 2 3 अगर होगा इलेक्ट्रॉन तो देना सही समझेगा, बाहरी कक्षा में 1 होगा 2 होगा 3 होगा तो देना सही समझेगा, ठीक ना। जबकि बाहर में 5 होगा इलेक्ट्रॉन तो लेगा, 5 इलेक्ट्रॉन होगा 5 6 7 तो ले लेगा। जैसे एगो है तो दे देगा, तो इसीलिए सोडियम पे प्लस चार्ज हो जाता है, प्लस चार्ज। ये 2 है, 1 2 3 वाला दे देता है, तो ये क्या है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पे 2 चार्ज दे देगा। इसके पास एल्यूमिनियम पे 3 है तो एल्यूमिनियम पे ये भी अपना 3 को दे देगा। यहाँ देखिए 19 पोटेशियम है, एगो है तो एगो दे देगा अपना प्लस एक कर लेगा। कैल्शियम पे 20 है तो ये अपना 2 गो। ये बात को आपको समझ में आ रहा है। एक इलेक्ट्रॉन होगा मेरे दोस्त, एक इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 तो देगा। जब कोई किसी व्यक्ति को देता है वो देने वाला धनी होता है तो दे देगा। 1 2 3 का सिलसिला जो चल रहा है, 1 2 का जो सिलसिला चल रहा है ये दे देगा। लेकिन 5 6 7 होगा तो लेना शुरू करेगा। यहाँ देखिए 5 है दोस्तों, तो अष्टक पुराने के लिए 3 को ले लेगा, लाओ भाई 2 हमें, तो नाइट्रोजन पर इसीलिए माइनस चला जाएगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 6 है तो 8 पुराना है, 8 पुराना है दोस्तों, तो 2 को ले लेगा तबे ना 8 होगा, तो ऑक्सीजन इसीलिए 2 को लेके अष्टक पूरा लेता है। इस तरह से फ्लोरीन दोस्तों, फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन के पास 7 है तो 1 ले लेगा। इसी प्रकार दोस्तों फास्फोरस है, फास्फोरस का 5 है तो 3 ले लेगा, 3 ले लेगा। इसी प्रकार सल्फर के पास 6 है तो ये क्या करेगा, 2 को ले लेगा, 8 को पूरा लेगा। इसी प्रकार क्लोरीन के पास 7 है दोस्तों तो अपना ले लेगा। बात समझ में आ रहा है ना। देखिए मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, भेज दिया, दे दिया, तो पॉजिटिव हो गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ मैग्नीशियम को 2 8 2 दिया है, ठीक है ना। मैग्नीशियम क्या किया है कि 2 इलेक्ट्रॉन भाई हम दे देने वाले हैं, दे देंगे, तो इसीलिए कहा 2 चार्ज कर लो भाई, तो मैग्नीशियम पे 2 प्लस चार्ज हो जाता है, 2 प्लस हो जाता है। क्लोरीन देखिए 2 8 7, ये कह रहा है कि एगो इलेक्ट्रॉन अपना अपने में देखिए जोड़ लिया है। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए ये एगो इलेक्ट्रॉन कह रहा है कि हम ले लेते हैं, एगो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो एगो लिया है कि ना अपने में जोड़ा है, क्लोरीन अपने में जोड़ा है, तो अपने में जोड़ा इसीलिए माइनस कर लिया है, 2 8 8 कर लिया। यहाँ देखिए ये 12 था, 2 8 2 था, तो क्या कहा कि 2 8 कर लिया, और ये 2 को जो था इलेक्ट्रॉन वही कहा कि तू ले ले रे भाई, ले लो अपना, तो ले लिया है, 2 को दिया है तो इसलिए अपना पर 2 को प्लस चार्ज कर लिया है। यहाँ भी वही हाल है। उसके बाद ये अपना इलेक्ट्रॉनों का साझा करने लगता है। आयनिक यौगिकों का गुणधर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आयनिक यौगिक, ये भी इंपॉर्टेंट, आयनिक यौगिक का गुणधर्म जानना बहुत जरूरी है। आइए आयनिक यौगिकों का गुणधर्म, ये आयनिक यौगिक है, ठीक है ना, आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक के बारे में थोड़ा गुणधर्म यहाँ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत तगड़ा, बहुत लाजवाब है। आयनिक यौगिक क्या कहता है इसके बारे में ऑब्जेक्टिव में इससे फंसेगा ही फंसेगा, फंसा दिया जाए इसे। देखिए आयनिक यौगिक के गुणधर्म बता रहा है कि धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। पहला चीज, आयनिक यौगिक क्या होता है जी, तो ठोस और कठोर होते हैं, है ना।
करैया यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं और दाब डालने पर टुकड़ों में भी टूट जाते हैं, कभी कभी टूट भी जाता है। गलनांक क्वथनांक, गलनांक और क्वथनांक कैसा है भाई? इसका प्रकृतिक बता रहा है कि ठोस और कठोर होते हैं। ठोस होते हैं, द्रव नहीं होगा, गैस नहीं होगा। गलनांक कैसा है, गलता है कि नहीं गलता है? तो अधिक गलनांक है और अधिक क्वथनांक है, इसमें बताता है कि अधिक है। आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक बहुत ज्यादा होता है। घुलनशीलता, घुलनशीलता बता रहा है जल में घुलनशील। यहाँ देखिए, वैद्युत संयोजन यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील है तथा किरोसिन पेट्रोल आदि में विलायकों में अविलय है। कह रहा है कि जब बिजली दीजिएगा, धकाधक बिजली के साथ जल रहेगा तो अब घुलेगा, लेकिन किरासन में, पेट्रोल में घुलने वाला नहीं है। विद्युत चालकता, इसमें देखिए विद्युत चालकता के बारे में बताया है कि जो, यहाँ देखिए इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जो बिजली का जो चालकता है, याद रखिएगा, बिजली का जो चालकता है, अगर इसमें विद्युत का चालन कब करेगा और कब नहीं करेगा, इसके बारे में देखिए। विद्युत चालकता के बारे में बताया है, किसी विलयन में विद्युत के चालन के लिए आवेशों कणों की गतिशील आवश्यकता होती है। आयनिक यौगिकों की जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिकों का विद्युत का चालन नहीं करते हैं। देखिए, पहला चीज, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। जब दोस्तों ठोस होगा, जब दोस्तों ठोस होगा तो नहीं करेगा, लेकिन उसे पानी के रूप में ढाल दिया जाएगा, यानी गलित अवस्था में कर दिया जाएगा, तो बिजली का चालन करेगा। यानी आयनिक यौगिक जब ठोस होंगे तो बिजली नहीं जाने देंगे, लेकिन जब द्रव में के रूप में होगा, गलित अवस्था में होगा, तो बिजली जाने देगा। तो मैंने वही चीज बोला, जा भी सकता है, हाँ भी ना भी। ठोस होगा तो कहेगा ना मत जाइए, हम देवालवे घेर दिए हैं। पानी होगा तो नाव से चढ़ जाइए, चल जाइए, तो चला जाता है। चलिए, बहुत अच्छा। धातुओं की प्राप्ति, बात है, ये भी इंपॉर्टेंट है, धातु कैसे प्राप्त होता है जी? तो जमीन से खोद कर निकालते हैं खनिज, आ खनिज से एकदम बढ़िया से साफ साफ को छांट लेंगे तो ओकरा कहेंगे अयस्क, और अयस्क को ओकरा बाद फिर क्रिया करते हैं, ठीक ना। सल्फाइड अयस्क अलग, ऑक्साइड अलग, अयस्क सॉरी ऑक्साइड अयस्क अलग करते हैं। तो यही बात बोला है, खनिज यानी पृथ्वी से, भूपर्पट्टी के अंदर से जो निकालते हैं उसी को बोलते हैं खनिज। सबसे पहला चीज खनिज किसे कहते हैं दोस्तों? तो खनिज भूपर्पट्टी से, भूपर्पट्टी यानी पृथ्वी के अंदर से निकलने वाला जो पदार्थ है उसी को बोलते हैं खनिज। ठीक है ना। खनिज कहता है कि जो अच्छा हो, विशेष धातु की मात्रा का काम करे और ठीक ठाक हो, जो लाभकारी हो, उसी को बोलते हैं अयस्क। ठीक है ना। खनिज किसी बात, धरती के अंदर से निकाल लिए वो खनिज, और उनमें से जो जो अच्छा चीजें हैं छाट रहे हैं, जो लाभ के लिए होगा, तो उसी को बोला गया है अयस्क। धातुओं का निष्कर्षण करने के लिए क्यों जरूरत है जी? धातुओं का निष्कर्षण करना बहुत जरूरी है, तबे ना धातु बनेगा, नहीं तो कहां से कोई औजार बनेगा। चलिए, यहाँ पे दे रखा है, किन किन चीजों का विद्युत का अपघटन कराते हैं, किसका नहीं करता? यहाँ पे विद्युत अपघटन इन धातुओं का हम लोग करते हैं। कार्बन का उपयोग कर उपचयन किया जाता है, यानी कार्बन की मात्रा इसमें होना चाहिए। और प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित है चांदी और सोना। तब विद्युत अपघटन पोटेशियम का, सोडियम का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का अवलुप्त कर, कार्बन के साथ इसका उपयोग बाद में करेंगे तो निकल जाएगा। बाद में कार्बन के साथ इसका उपयोग कर करके हम निकाल लेंगे लोहा को, लोहा को, सीसा को, तांबा को और जिंक को, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे दिया है अयस्क, अयस्क का सांद्रण करते हैं। तो ज्यादा मात्रा में हमें क्या कौन कौन इंपॉर्टेंट है? सांद्रण करने के बाद, याद रखिएगा, सांद्रण करने के बाद ये कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क ये काम करता है हमारे लिए। कुछ धातु ऐसे जल्दी से प्राप्त हो जाता है, ठीक ना। सल्फाइड, अब कार्बोनेट अयस्क को, ये इंपॉर्टेंट है, कार्बोनेट अयस्क का निस्तापन करते हैं। और सल्फाइड अयस्क का, मेरे दोस्त, सल्फाइड अयस्क का भर्जन करते हैं।
भैंस है, इसको याद रखे, भैंस। और नीक है, नीक। भैंस नीक है, नीक माने कार्बोनेट। निस्तापन किससे करते हैं, भर्जन किससे करते हैं, ऑक्सीजन न हो, यानी ऑक्सीजन नहीं होगा तब उस समय का अयस्क को गर्म करेंगे। आई कहता है ऑक्सीजन होगा तब गर्म कीजिए, ये ऑक्सीजन न रखिए, हवा मत रखिए, वायु मत रखिए, तब गर्म करिए, ठीक है ना। आगे चलते हम लोग, वही बात यहाँ पे लिखेगा। गैंग भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो अयस्क में अशुद्धियां रहता है, बालू, रेत, मिट्टी, उसी को बोला जाता है गैंग। गैंग किसे कहते हैं, मिट्टी रेत को बोलते हैं गैंग, अशुद्धियां को बोलते हैं। हाँ, एक बार यह सिनेबार, सिनेबार का सूत्र याद रखिएगा। सिनेबार, सिनेबार जो है मेरे दोस्त, सिनेबार मरकरी का अयस्क है, मरकरी का अयस्क है। सिनेबार किसका अयस्क है, मरकरी का। जिस तरह से, जिस तरह से Al2O3, ठीक ना, बॉक्साइड का आप लोग सुनो, Al2O3, 2H2O होता है, एक होता है Al2O3, एक हाफ H2O होता है, ठीक है ना, यानी ये दोनों ही एल्युमिनियम के अयस्क हैं। उसी प्रकार से मरकरी का एक सिनेबार है। तो सवाल पूछा जा सकता है, सिनेबार निम्नलिखित में से किसका अयस्क है, सोना का, चांदी का, पारा का। तो पारा याद रखिएगा, मार दीजिएगा, पारा का भारा उतार दीजिएगा, पारद चाहे पारा कहिए। सक्रियता की श्रेणी के आधार पे दिखाई दे रहा है कि कौन ज्यादा सक्रिय है, कौन कम सक्रिय है। यहाँ देखिए, भर्जन और निस्तापन का परिभाषा, भर्जन वाला है, निस्तापन नहीं है का। यहाँ देखिए, भर्जन का ही देख लेते हैं, दे रखा है, सॉरी क्या हो रहा है यार, ओहो। देखिए, भर्जन कहते हैं कब भाई, और सल्फाइड अयस्क को हवा में, बोले नहीं, सल्फाइड अयस्क को हवा में, ठीक ना, गर्म जब करेंगे और निस्तापन में नहीं रहेगा हवा, ठीक है ना। तो सल्फाइड अयस्क को हवा की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो बोलता है इस चीज को भर्जन। भैंस है, भैंस, भैंस, भैंस क्या करेगा भाई, हवा में रहेगा, भैंसिया हवा में रहेगा। और नीक जौन बा हवा नहीं रहेगा, नीक, क का मतलब कार्बोनेट, क का मतलब कार्बोनेट, क का मतलब कार्बोनेट, नीक, इसमें का क मिला दीजिए। भैंस जो है हवा में सांस ले रही है तो ठीक है, वो अच्छा ले रही है, और नीक जो है हवा में नहीं लेगा। तो यहाँ पर लिखेगा क्या है दोस्तों, वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। हमने कैसे बता दिया भैया, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, देखते हैं। वायु के अधिक मात्रा में, हाँ वही चीज है, अधिक का कम। देखिए, सल्फाइड अयस्क को वायु के उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, जिसे भर्जन कहते हैं, यानी ऑक्सीजन चाहिए। कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु में कम ही मात्रा चाहिए हवा की, नहीं मात्रा में, वही बता रहे हैं, कम मात्रा चाहिए। सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म, यानी कि माने सीमित होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन जाए कोई बात नहीं, हवा जाए कोई बात नहीं, लेकिन हेकरा में वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर। एक और रहा है, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु, सीमित हवा में, ज्यादा नहीं हवा चाहिए, ठीक है ना। निस्तापन और भर्जन में अंतर अपना याद रख लीजिएगा, जो हमने बोला उस ट्रिक को अपना फॉलो करिएगा। आगे देखते हैं, थर्मिट प्रक्रिया क्या है दोस्तों। थर्मिट, रेल के पटरियों को जोड़ा जाता है, जोड़ने की प्रक्रिया को थर्मिट कहते हैं। तो कैसे थर्मिट किया जाता है भाई, इसके लिए एक यहाँ पे दिया होगा, हाँ दिया है, देखिए थर्मिट बोला है। देखिए, एल्युमिनियम के आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग कर रेल के पटरी मशीन पुर्जों को, दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है, इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। याद यही रखना है, आयरन ऑक्साइड को, आयरन ऑक्साइड को, आयरन ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ मिला देते हैं, इसी प्रक्रिया को थर्मिट कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ मिला देते हैं, इसी अवस्था को बोला जाता है
थर्मिट, थर्मिट अभिक्रिया बोलते हैं, थर्मिट अभिक्रिया। ओके, थर्मिट अभिक्रिया किससे बोलते हैं दोस्तों? तो आयरन ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ मिलाने पर अगला देखा जाए, अगला देखा जाए थर्मिट अभिक्रिया हो गया धातुओं को परिष्करण। धातु का जब भी परिष्करण किया जाता है तो यहाँ पे एक बात ये अपना नोट कर लीजिएगा, एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, कैथोड पे कौन सा चार्ज, ऑब्जेक्टिव के लिए ठीक है, कैथोड पे दोस्तों माइनस चार्ज होता है, एनोड पे प्लस चार्ज होता है। एनोड को ऐड कर लीजिए, ऐड, ऐड याद करने के लिए तरीका, ए से एनोड, ए से ऐड, ऐड माने जोड़, कैथोड अपने आप याद हो जाएगा, कैथोड कुछ ऐड करना है हम एनोड को, ऐड माने जोड़। तो याद रखिएगा एनोड पे जो भी होगा दोस्तों, एनोड पे जो भी होगा, एनोड पे जो भी होगा, ये एनोड है प्लस चार्ज होगा, इस पे कैथोड है माइनस चार्ज होगा, ठीक है। कैथोड और एनोड, एनोड पंख भी पूछ लिया गया है, एनोड पंख केकरा को बोलते हैं, एनोड पंख। जो अशुद्धिया होता है ना, जो अशुद्धिया होता है, याद रखिएगा अविलय जो घुलने वाला नहीं है अशुद्धिया, उसी जो एनोड के तली में चला जाए, यहाँ जो तली में है, ये जो तली में है, इसी को बोला जाता है एनोड पंख बोलते हैं, बस इतना याद रखना है। यानी अविलय जो घुलने वाला अशुद्धिया नहीं है, ठीक ना, उसी को जो तली में जम जाता है इसी को बोलते हैं एनोड पंख। एनोड पंख आशा करे कि समझ गए एनोड पंख क्या है। जो कैथोड के, एनोड के लिए याद रखना ऐड, ऐड माने जोड़, कैथोड अपना माइनस रहेगा, याद रखिएगा। एनोड पंख अशुद्धियों को बोला गया है एनोड पंख, ठीक है। परिभाषा देना है, खनिज एस गैंग, ये तो सब आपको दिखा ही दिए, बता ही दिए हैं। यहाँ अलग से देख लिया जाए, जंग अंक दिया है। संक्षारण क्या है? संक्षारण का मतलब क्या है दोस्तों? संक्षारण का मतलब होता है धातुओं को बर्बाद होने से बचाने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं, ठीक ना। धातुओं को बर्बाद होने से बचाने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के लिए कौन कौन से तरीके हैं दोस्तों? संक्षारण के लिए कई बार पूछ लिया गया, संक्षारण की सुरक्षा कैसे करते हैं, संक्षारण से सुरक्षा कैसे करते हैं, सुरक्षा कैसे होता है जी, कैसे हम बचा सकते हैं? तो पेंट लगाएंगे, तेल लगा सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, यशद लेपन, ये प्रक्रिया पूछा गया है। यशद लेपन किसे कहते हैं? जिसको आम तौर पे जस्तीकरण भी कहा जाता है, जस्तीकरण। अपना कॉपी में नोट कर लीजिएगा जस्तीकरण का, जस्तीकरण किसे कहते हैं दोस्तों? जस्तीकरण बोला जाता है लोहे के धातु पर जिंक का पर चढ़ाएंगे। मान लीजिए लोहा है, एकरा पर जिंक के पेंट चढ़ा देंगे ना, इसी को यशदीकरण बोलते हैं, यशद लेपन कहते हैं। लोहे की वस्तुओं पर जस्ते का परत चढ़ाने की प्रक्रिया को यशद लेपन कहते हैं। क्रोमियम लेपन बोल रहा है, एनोडीकरण बोल रहा है, मिश्र धातु बनाकर बोल सकते हैं, लोहे में जंग लगने से भी बचाया जा सकता है, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों इसमें कई प्रकार के पूछ लिए गए हैं, कौन कौन से तरीके से आप बचा सकते हैं। संक्षारण किसे कहते हैं मैंने आपको बता दिया, संक्षारण किसे कहते हैं? तो धातुओं को, है ना, बचाने की प्रक्रिया को क्या चीज से बचाना है? पानी से, जलवाष्प से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक ना, इससे बचाने की प्रक्रिया को बताया जाता है संक्षारण। एक होता है संक्षारण, सॉरी ये तो बचाने की प्रक्रिया हम बता रहे हैं, संरक्षण हो गया, संक्षारण से रोकने का उपाय हो गया, बचाने के रोकने। संक्षारण यानी कि मतलब है कि जब धातु पदार्थ हवा से, पानी से, जलवाष्प से, कार्बन डाइऑक्साइड से बर्बाद होता है, इसी को बोलते हैं संक्षारण। चलिए इसका संक्षारण का एक परिभाषा यहाँ देख लेते हैं हम लोग, संक्षारण लिखा है कि नहीं जी? हाँ देखिए संक्षारण का लिखा है, सॉरी हमने आपको नहीं बताया, देख नहीं पाए थे। संक्षारण हमने संक्षारण से बचने के लिए बता दिए दोस्तों, ठीक है ना, कोई बात नहीं। देखिए संक्षारण का मतलब होता है बर्बाद होना, उसका स्थिति घटना। क्या क्या चीज से बचेगा जीगा जी? तो ये जो संक्षारण है
नहीं दे रखा है क्या? कॉपर वाइक मैंने संक्षारण संबंधी अध्ययन करने के लिए दिया है। जैसे सिल्वर पर संक्षारण होगा तो कैसा रंग सिल्वर ऑक्साइड बन जाता है, ठीक। और कॉपर जब हवा के साथ उपस्थित होगा तो उस पर हरे रंग का परत चल जाएगा, और सिल्वर चांदी पर काला रंग हो जाता है, काला रंग याद रखिए संक्षारण होता है तो, ठीक। और जो लोहा है, लोहा इस पर जंग लगता है, ठीक ना। तो संक्षारण का परिभाषा इसका यही है, पानी जलवाष्प, जलवाष्प जलवाष्प कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प कार्बन डाइऑक्साइड हवा, हवा की उपस्थिति के कारण, उपस्थिति के कारण धातु बर्बाद होते हैं, बर्बाद होते हैं, जिसे संक्षारण कहा जाता है, बर्बाद होते हैं जिसे कहा जाता है संक्षारण, ठीक है। इसमें सटीक परिभाषा न दे रखा है, कोई बात नहीं, संक्षारण। चलिए, यसद लेपन वही चीज बता दिया है। मिश्र धातु को बनाने के लिए यहाँ सोना के बारे में, 24 कैरेट का सोना होता है जिसमें शुद्धता के साथ रहता है। 24 कैरेट सोना का कभी भी हार नहीं बनाया जा सकता है, जबकि 2 कैरेट सोना उसमें मिलाया जाता है। यानी 22 कैरेट सोना प्लस 2 कैरेट या तो तांबा मिलाना होता है या तो चांदी मिलाना होता है। इस बात को याद रखिएगा। यानी कि 22 कैरेट जो है, जो 22 कैरेट है, 22 कैरेट में आपको 2 कैरेट चांदी मिलाइए चाहे तांबा मिले, तब जाके ही वो आभूषण बनेंगे, वरना नहीं बनेंगे, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पे बोला है, 22 कैरेट, ये जो 22 कैरेट बोला है, 22 कैरेट सोना के साथ आपको दो दो भाग यानी 2 कैरेट तांबा मिलाइए चाहे चांदी मिलाइए, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। ये बात याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगला बोला है, ये जो इमारत है ना, लौह स्तंभ बोला गया है, ठीक ना। इसका वजन दोस्तों, इसका वजन जो बोला है 6000 केजी का है, ठीक है ना, 6000 केजी का। इसका हाइट कितना है, 8 मीटर ऊंचा है, ठीक ना। और इसमें जो बना हुआ है किस चीज का बना है, पीटवा लोहा का बना है, पीटवा लोहा का बना है, जो कुतुब मीनार के पास है। मैग्नेटिक ऑक्साइड की पतली परत इतना ज्यादा गर्म करके इसको ठंडा तुरंत किया गया, जिसके कारण ये आज तक ज्यों का त्यों ये लौह स्तंभ है, ठीक है। 8 मीटर का है, पूरा 8 मीटर का है, और ये अभी तक इसमें जंग नहीं लगा है। सोचिए जरा बात, हम लोग रॉड लाते हैं 10 दिन 5 दिन के बाद ही जंग लगना शुरू हो जाता है। अगर बाहर रख दीजिए तो उसके बिहान भइला उसका रंग देखिएगा किस तरह से होता है, जंग लगने लगता है। तो सोचिए इसको बनाने के लिए उतने पहले की बात है, 400 ईसा पूर्व, यानी लगभग अभी से 2900 बरस पहले उस लौह स्तंभ को बनाया गया था। 2900 बरस पहले, 1 बरस 2 बरस नहीं, 2900 बरस पहले। चलिए, मिश्र धातु का कुछ नाम याद रखिएगा। यहाँ देखिएगा, जो टीन और शीशा का बना होता है सोल्डर, सोल्डर जो बना होता है, सोल्डर टीन का, ये वाला टीन है और ये वाला शीशा है। दूसरा याद रखिएगा, पीतल, तांबा का और जिंक का बना होता है। इसी तरह से कांसा, टीन का और तांबा का बना होता है। ये मिश्र धातु है, ठीक ना। कई बार पूछ रहे सोल्डर किसका मिश्र धातु है, शीशा का और टीन का। पीतल, पितरिया थरिया देखे होंगे, तांबा का जिंक का मिश्रण है। कांसा, ये टीन का और तांबा का मिश्रण से बना हुआ है, ठीक। जिसके कारण ये इसमें कहने का मतलब है जंग वगैरह नहीं लगते। तो जंग से बचने के लिए ये सारे उपाय हैं। यहाँ पे देखिएगा, धातु अधातु के ऑक्साइड बनती है जो अम्लीय है या उदासीन होती है, आपको याद रखना है। यहाँ पर मैंने सब चीज को बता दिया आपको, ये बेसिक पार्ट आधारित प्रश्न है। आपको कैसा लगा इसके लिए आपको कमेंट जरूर करिए दोस्तों। आज की क्लास को हम यहीं तक समाप्त करते हैं। जय हिंद।